हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी रहा। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, गद्दी पर बहादुर शाह बैठते हैं। बहादुर शाह जो गद्दी पर है वो 1707 में बैठेंगे, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और 1712 तक गद्दी पर बैठेंगे। बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह ने मराठों के साथ राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति का अनुसरण किया है। बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते शाहू को छोड़ दिया था, जिसको औरंगजेब ने कैद किया था। उसके बाद जुल्फिकार के बारे में पूछा जाए, जुल्फिकार कौन था? ये औरंगजेब का ऊंचे ओहदे का एक सेनापति था, मतलब काफ़ी ऊंचे पद का सेनापति रहा था। इसने 1712 में जहादार शाह को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, मतलब उसकी हेल्प की थी गद्दी पर बैठाने के लिए। किसकी? जहादार शाह की। फरुखसियर पूछा जाए गद्दी पर कब बैठा? 1713 में बैठा। और मोहम्मद शाह को पूछा जाए गद्दी पर कब बैठा? 1720 में बैठा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी जाएगा। चिनकिलिच खां मतलब एक व्यक्ति था, और चिनकिलिच खां आपसे पूछा जाएगा चिनकिलिच खां के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने कि चिनकिलिच खां कौन था। तो वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति था, बिल्कुल था। चिनकिलिच खां को निज़ाम उल मुल्क की पदवी मिली हुई थी, ये भी बिल्कुल राइट है। चिनकिलिच खां है जो, उसको निज़ाम उल मुल्क की पदवी मिली हुई थी। पहला, वह औरंगजेब का सेनापति था। दूसरा, उसे निज़ाम उल मुल्क की पदवी मिली हुई थी। तीसरा, चिनकिलिच ने आसफशाही वंश की नींव डाली थी। और चौथा, इसकी एक विशाल सेना थी, बिल्कुल थी। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे। तो ये तीनों तो राइट है, पर इसकी सेना में नागा सन्यासी नहीं थे। तो आपसे गलत आंसर पूछा कि कौन सा इसमें गलत है, तो केवल 4 ही गलत है, केवल 4 ही गलत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो यही पॉइंट आपसे पूछा जाए, बस यही है इसके अंदर कि ये चिनकिलिच खां की उपाधि पूछ लेते कई बार। निज़ाम उल मुल्क इसकी थी, जो पदवी थी। ठीक है, किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। इसको दक्कन का सूबेदार बनाया था और 1722 में वजीर बनाया था इसको। किसको? चिनकिलिच खां लिखा है या आपका निज़ाम उल मुल्क लिखा है। इसने जो वंश की स्थापना की थी वो आसफजाही वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके जो उत्तराधिकारी है वह हैदराबाद के निज़ाम कहलाते हैं। ये जो है, इसकी जो सेना पूछी जाए भी, नागा सन्यासी किसकी सेना में थे? तो वो अवध के शासकों की सेना में थे, न कि चिनकिलिच खां की सेना में। तो चिनकिलिच खां की सेना में नागा सन्यासी नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आपको राइट आंसर कौन सा करोगे? 4। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित घटना और उनके समय को सम्मिलित कीजिए। ये घटनाएं आपको दी गई है और आपको एक दूसरे से मिलान करना है। तो इजी क्वेश्चन है। 1556 ईस्वी, 1526, 1761, 1739। पहला ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ था? 1739 में। उसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? तो 1526 में होती है। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कब होती है? 1556 में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट दी हुई है मोस्टली, जिससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाता है और आपको कुछ मतलब चीज़ें हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। फर्स्ट है, राजपूत सरदारों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि वह उनके पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने लगा था। ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। राजपूतों के साथ अकबर का कोई जो है झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, जल्दी उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक था। उसके जो झगड़ा होता था उत्तराधिकार को हस्तक्षेप करने के लिए पैतृक भूमि के, वो औरंगजेब के साथ होता था, अकबर के साथ नहीं होता। तो ये रोंग है। आमेर के सवाई राजा जय सिंह ने खूबसूरत जयपुर नगर बनवाया था। ठीक है, तो आमेर का एक राजा था, सवाई राजा जय सिंह, जो 1681 से 1743 तक रहा। उसने कहा था जयपुर नगर बनवाया। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए जयपुर नगर किसने बनवाया, तो राजा जयसिंह ने। उसके बाद खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशाला ही बनवाई। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। तो ओनली राइट आंसर है 2। ठीक है, और फर्स्ट इसका रोंग है। समझ आया? तो क्या कह रहे हैं कि राजपूतों और जो अंग्रेजों अकबर के बीच है कोई विद्रोह, कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने कभी भी उनकी पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया। हस्तक्षेप किसने किया था? औरंगजेब ने किया था।
ये इसलिए रोंग है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि जो है राजा जयसिंह है उसने क्या जयपुर नगर बनवाया था? बिल्कुल बनवाया था। उसने खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए, इसकी स्टडी के लिए उसने दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में सभी जगह वेधशाला बनाई थी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओनली जो राइट आंसर है 2 है, तो इसका ऑप्शन बी जाएगा। सिख से रिलेटेड, सिख गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। पहला जो विचार है वो क्या है? पहला विचार आपका है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु थे, लड़ाकू सिक्कों का एक समूह गठन किया था। ये बिल्कुल है। जब आप पढ़ते हो सिक्कों को और उसके बाद आप आगे जो पेशवा वगैरह सभी को पढ़ोगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो सिक्कों के 10वें और अंतिम लड़ाकू गुरु थे उसका एक समूह बनाया था। मतलब आपसे पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु रहे हैं? 10वें गुरु रहे हैं सिक्कों के। उसने क्या किया था? लड़ाकू सिक्कों का गठन किया था। उसके बाद सिक्कों ने अपने को 12 छोटे छोटे समूह में संगठित किया और जिन्हें मिसल कहते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। बाद में रणजीत सिंह का नाम पढ़ते हैं इसके बारे में। 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। तो ये तीनों ही राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लिए डी जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाले सिख से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह कौन से थे। सारे गुरु आपको याद करने अच्छे से, उनसे रिलेटेड मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद जो है बंदा बहादुर आए थे, काफ़ी योग्य नेता रहे थे। उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है मुगलों की से मुकाबला किया था बहादुरी से, पर अंत में ही उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो ये सारे ही राइट आंसर है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो मिसलों का एकता में एकीकरण किया था वो किसने किया था? रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था और काफ़ी अच्छे से उसने शासन किया था रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वही स्टेटमेंट दी गई है, बस आपको रोंग राइट इसमें से छांटनी है। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की। सेकंड है बाजीराव प्रथम जो पेशवा थे ने मालवा, उत्तर गुजरात और बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। थर्ड है राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठाया। तो ये तो राइट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो जो इसमें ऑप्शन है ओनली वो 2 रोंग है और ये दोनों राइट है। 2 रोंग क्यों है? क्योंकि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर अटैक ज़रूर किया पर कभी भी दिल्ली पर अधिकार नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बादशाह की अभी भी इज्जत करते थे। हालांकि वो राज्य विस्तार कर रहे थे पर उन्होंने दिल्ली पर मतलब है कब्जा नहीं किया, दिल्ली पर अधिकार नहीं किया था। तो ये इसका रोंग है। कभी दिल्ली के बारे में ऑप्शन आए कि क्या पेशवा के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया था, तो नहीं किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी का जो पोता है साहू को कैद में रखा गया था। राजाराम की जो विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया था और साहू तारा पे शासन करने लगा था। तो ऐसे ही इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो कुल मिला के जो हमारा स्टेटमेंट है वो 1 और 2 राइट है और हमारा जो 3 राइट है, दूसरा रोंग है। तो आपका राइट आंसर जाएगा ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं मैसूर से रिलेटेड। तो ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, चाहे अंग्रेज आंगल युद्ध है, चाहे आपका मराठा युद्ध है। तो ये सारे ही युद्ध इंपॉर्टेंट है। जैसे अंग्रेज सिख युद्ध या अंग्रेज आंगल युद्ध भी लिखा आ सकता है। बार बार क्या बोल रही हूँ, अंग्रेज सिख युद्ध या फिर अंग्रेज मराठा युद्ध और उसके बाद अंग्रेज मैसूर युद्ध। बहुत सारे युद्ध है और सब युद्धों में से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जैसे है ये वाला जो टॉपिक है ये मेनली मराठा से रिलेटेड है, पेशवाओं से रिलेटेड है। तो मराठा और पेशवाओं को अच्छे से पढ़ना होता है। ये सारे के सारे गुरु सिख गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है आगे मेडिवल में जब हम जाते हैं अकबर के बारे में पढ़ते हैं और राजपूतों के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे आपके मेडिवल से, मतलब मेडिवल में नहीं पढ़ते हम इस पार्ट को हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ज़्यादातर। जो ये मैसूर है और अंग्रेज हैं या सिख हैं, इनको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हैं हम ज़्यादातर। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी क्या गई है। नेक्स्ट है मैसूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीन कर राज्य पर अधिकार कर लिया था। बिल्कुल राइट है, आपको पता है हैदर अली ने मैसूर की स्थापना कर ली थी। हैदर अली ने उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया। आधुनिक किस्म के हथियार बनाने के लिए कारखाने खोला, ये भी आपको पता है। तो ये दोनों ही राइट है, तो दोनों राइट आपका सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो सी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित युग्मों में विचार करने हैं, ये ना मिलाने हैं आपस में और आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें राइट है और कौन सा इसमें रोंग है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें क्या है, तुरानी है, सरदेशमुख है, वजीर है। तो तुरानी कौन होते थे, मध्य एशिया के तुरान प्रदेश से आए सरदार। तो पहला है आपका राइट है, तुरानी मध्य एशिया के तुरान प्रदेश से आए सरदार क्या होते थे, तुरानी होते थे। तो तुरान प्रदेश से आए सरदार तुरानी, कहाँ से, मध्य एशिया से। सरदेशमुख साम्राज्य के मुख्य वित्त मंत्री, तो बिल्कुल रोंग है ये, क्योंकि वित्त मंत्री वजीर ही होता था। वजीर क्या है, जागीरें बांटने का काम करता था और वजीर ही वित्त मंत्री होता था। तो 1 और 3 राइट है और जो दूसरा आपका वो रोंग है। वजीर ही जागीरें बांटने का काम करता था और वजीर ही वित्त मंत्री होता था और सरदेशमुख के लिए ये सब रोंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियां रुहू से अफगान, एक बार जब आप पढ़ोगे ना स्टेटमेंट को थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी पर इजी है। रुहेलखंड प्रदेश में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियां मतलब रुहू से अफगान लोग बड़ी सेना में आकर बस गए थे, उन्हें रुहेला कहते हैं। ये राइट है। रुहेलखंड प्रदेश में बहुत सारे व्यक्ति आके बस गए थे, अफगान लोग, जो कहाँ से आए थे, पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से आए थे, उन सबको रुहेला कहते हैं। नेक्स्ट है, जुल्फिकार और हुसैन अली 2 सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जो कि रोंग है। नेक्स्ट है, चिनक्लिज खां, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, उसके नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका था। ये राइट है। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये सैयद बंधु हैं, 2 भाई हैं, वो कौन कौन थे। तो हुसैन अली और सैयद मतलब जो अब्दुल्ला खां थे। दूसरा जो यहाँ पे नाम आना चाहिए वो था अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां, कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाती है चीज़ें। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दोनों भाइयों का नाम सैयद बंधु था। जुल्फिकार खां तो एक सेनापति था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाए आप चिनक्लिज खां, तो अभी अभी पढ़ के आया चिनक्लिज खां, ये भी क्या था, खास सेनापति रहा है किसका, औरंगजेब का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रोंग है और फर्स्ट और 3 तीनों के तीनों ठीक है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, किसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। तो जजिया कर जहांदार शाह, जय वाली साउंड से याद करना, जहांदार शाह के काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उससे पहले अकबर ने कोशिश ज़रूर की थी उसको समाप्त करने की, कि उस पर रोक लगाई थी, पर फिर दोबारा जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया था 1679 में, उसने दोबारा से उसको स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहांदार शाह जो 1712 से गद्दी पर बैठा था और जो जजिया कर को कम्प्लीटली समाप्त करने की इसने कोशिश की थी, मगर 1 साल से कुछ समय अधिक लगा था और उसके बाद फिर ये चीज़ें सब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फ्रांसीसियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, कभी फ्रांसीसियों से रिलेटेड आएगा, कभी अंग्रेजों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कभी मैसूर वालों से रिलेटेड आएगा, कभी सिखों से आएगा, तो सब मिक्सअप क्वेश्चन है। फ्रांसीसियों के बारे में पूछ रहे हैं कि जो फ्रांसीसियों का कार्यालय था ना वो पांडिचेरी में था। तो ये आपको पता है कि बिल्कुल राइट है कि पांडिचेरी में उनका कार्यालय था। ये एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहते थे, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज के विरोधी खेमे में थे, ये भी राइट है। जैसे भारत में फ्रांस का और अंग्रेजों का आपस में युद्ध होता रहता था, ऐसे ही सेम युद्ध उनका कहाँ पर होता था, सेम जो युद्ध है उनका और यूरोप में भी होता था। आपस में उनकी सेनाएं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी। तो हमसे तीनों को पूछे गए, तीनों ही राइट है कि जो फ्रांसीसियों का आपसे कार्यालय पूछा जाए तो पांडिचेरी है, और उसी एरियाज़ में अंग्रेजों का क्या था, मद्रास, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। इसी एरिया में क्या था, मद्रास अंग्रेजों का था, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। ठीक है, और इन दोनों के बीच हमेशा व्यापार को लेकर एक दूसरे का विरोध करते थे, झगड़े होते रहते थे। और इनका जो युद्ध है फ्रांस का और जो अंग्रेजों का, ये यूरोप में भी होता था। एक युद्ध होता है जिस युद्ध को बोलते हैं ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध। युद्ध का नाम है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 से 1748 तक चला था, 48 तक। और इनके बीच काफ़ी मतलब एक दूसरे का विरोध झगड़े होते रहे थे, ये एक दूसरे के विरोधी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट राइट है। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो राइट है हमारी। तो 1 2 3 किस में ऑप्शन है, 1 2 3 ये आपके डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये राइट है। नेक्स्ट चलते हैं।
अब आपको पता है इनके बीच युद्ध होता रहता है, तो कर्नाटक युद्ध भी हो जाता है। ये किसके बीच होता है? कर्नाटक युद्ध है ये, यही आपके फ्रांस और आपके अंग्रेजों के बीच। कर्नाटक की जो एक राजधानी है मद्रास, और पांडिचेरी के बीच अर्काट नाम का एक शहर था, तो ये राइट है। कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित आकाट शहर में थी, मतलब ये इसकी राजधानी मानी जाती थी। आकाट शहर किसकी? कर्नाटक की। ये मद्रास और पांडिचेरी के बीच में थी। नेक्स्ट है, उस समय डुप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। ठीक है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज कंपनी में क्लर्क था। फोर्थ पूछा गया, फ्रांसीसी में सेंट फोर्ट जॉर्ज को लूटा। अब ये स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, आपको पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। जब कर्नाटक युद्ध हुआ था तो ये चारों पॉइंट जो हमने पढ़े हैं ये उस सिचुएशन में थे, तो आपको याद रखने हैं कि चारों पॉइंट उस सिचुएशन में थे। क्या थे? जब कर्नाटक युद्ध हुआ, कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था। कर्नाटक था वो मुगल साम्राज्य जब होता था उनका एक सूबा हुआ करता था। बाद में कर्नाटक की जो राजधानी है वो मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित आर्काट शहर बन गई थी। ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट समझ आई। उसके बाद है, उस समय डुप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। डुप्ले है ना जो, पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था उस टाइम जब ये कर्नाटक के युद्ध की बात चल रही थी। ठीक है। और जो रॉबर्ट क्लाइव है अंग्रेज कंपनी में क्लर्क था उस टाइम। जो रॉबर्ट क्लाइव है ये क्या था? अंग्रेज कंपनी में उस टाइम क्लर्क था। और फ्रांसीसियों में ने जो है बाद में जब ये युद्ध हुआ फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा था, तो ये भी राइट है। तो युद्ध के टाइम उन्होंने जो फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास को लूटा था। तो ये चारों ही स्टेटमेंट राइट है, तो आपका डी आंसर राइट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस टाइप के इसलिए लिए हैं कि आपको टॉपिक थोड़ा हाईलाइट हो जाए, क्योंकि मेन पॉइंट तो सभी को याद होते हैं, टॉपिक ये स्पेशली टॉपिक जिसने पढ़ा होगा वही क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। नेक्स्ट है, 1748 में जो यूरोप में शांति समझौता हुआ है, क्या वो राइट आंसर है? मतलब अभी भी हमसे क्या पूछे गए हैं? राइट आंसर हमें बताने हैं इनमें से। तो ये बिल्कुल 1748 में, क्योंकि 1740 से 48 तक युद्ध होते हैं। किसके बीच युद्ध होते हैं? यूरोप में युद्ध होता है जिसमें ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को बहुत सारे देश शामिल थे, जिसमें फ्रांस और फ्रांस के अगेंस्ट जो है इंग्लैंड भी था। तो ये नहीं कि इन दोनों के बीच युद्ध होता रहा था, बहुत सारे देश थे इस युद्ध के अंदर। जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था यूरोप के अंदर, उसमें बहुत सारे देश थे जिसमें फ्रांस और अंग्रेज एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो 1740 से 48 तक होता है और 48 में फिर शांति समझौता होता है यूरोप में। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेज चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहती थी। तो अभी अभी हमने कर्नाटक युद्ध की बारे में जो बात पढ़ी है ना, कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो उसमें ये कह रहे हैं, तो उसमें ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या अंग्रेज चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे? तो ये स्टेटमेंट मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या हुआ था कि जैसे कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, कर्नाटक है उसके उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। एक तरफ चंदा साहब गद्दी पर बैठना चाहता था, एक साहब मोहम्मद अली गद्दी पर बैठना चाहता था। ठीक है, तो फ्रांस वालों ने और अंग्रेजों ने इस का फ़ायदा उठाने की सोचा कि भी जो उसको गद्दी पर अपने हिसाब से बिठाएगा वही कर्नाटक अपने अंडर में रखेगा। तो जो कर्नाटक में फ्रांसीसी जो अंग्रेज है वो चंदा साहब को नहीं, वो मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इसकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। और जो फ्रांसीसी है वो चांद साहब को गद्दी पर, कहीं चंदा भी लिखा होता है कहीं चांद साहब भी लिखा होता है। तो जो फ्रांस वाले हैं वो चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे और अंग्रेज है वो मोहम्मद अली को वहाँ का नवाब बनाना चाहते थे। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेज कंपनी का आधिपत्य स्थापित हुआ था। तो ये राइट है। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 ईस्वी तक चला जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, अब इन स्टेटमेंट को समझो। 1748 में यूरोप में शांति समझौता हो गया, राइट है। ये रॉन्ग है क्योंकि अंग्रेज मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठाना चाहते थे और फ्रांसीसी चांद साहब को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने उल्टा दिया हुआ आपको। थर्ड है, कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेज कंपनी का अधिकार हो गया था कर्नाटक युद्ध में। अब अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी संघर्ष है उसका दौर जो शांत हुआ था वो 1756 में हुआ था, जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था, 7 वर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि 7 वर्षीय युद्ध कब स्टार्ट होता है, तो 1756 में होता है। तो हमें जो राइट आंसर करना है वो 1,
3 और 4 करने हैं, जिसमें हमारा 2 रोंग है, तो हम राइट आंसर किस पे जाएंगे। आपको थोड़ा सा ना आइडिया लेना है बस उसमें से देख के, तो ये वाला ठीक है, ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, तो ये आपका रोंग है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको भी पता है प्लासी का युद्ध है वो किसके बीच होता है, अंग्रेजों और अलीवर्दी खां के बीच होता है, तो पहली ही स्टेटमेंट गलत है। क्या प्लासी का युद्ध अलीवर्दी खां के बीच होता है? प्लासी का युद्ध है जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को होता है। एग्जैक्ट डेट क्या है? 23 जून 1757 को होता है, तो ये आपका रोंग है। नेक्स्ट है, इस युद्ध में जगत सेठ ने मीर जाफर का समर्थन किया। कुल मिला के जगत सेठ और मीर जाफर ने, इन दोनों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो ये भी राइट है। उसके बाद इस लड़ाई के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना शुरुआत हो गई थी, ये भी बिल्कुल राइट है। यहाँ से उनकी कहीं ना कहीं स्थापना शुरुआत हो गई थी सिराजुद्दौला के हारने के बाद, तो ये गलत है। तो 2 और 3 इसमें राइट मिलेंगे आपको। तो 2 और 3 जो है वो कौन से रहेंगे? वो आपका बी आंसर रहेगा। तो 2 और 3 आपका बी आंसर है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुजाउद्दौला सफदरजंग खां के बाद अवध का नवाब बना था, क्या ये राइट है? अवध का नवाब सफदरजंग खां था, उसके बाद जो नवाब बना था सुजाउद्दौला था, ये मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो आपका ये राइट आंसर जाएगा, सुजाउद्दौला सफदरजंग खां के बाद अवध का नवाब बना था। नेक्स्ट जाएंगे आप। पश्चिमी बिहार के बक्सर नामक स्थान पर अवध के नवाब ने 2 शरणार्थियों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, राइट है। मीर जाफर और शाह आलम ने सुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली थी, ये भी राइट। अभी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। सुजाउद्दौला सफदरजंग खां के बाद अवध का नवाब बना था। पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर, आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर अवध के नवाब ने 2 शरणार्थियों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आपको भी पता है सुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, शाह आलम था, इन तीनों की सेना एक तरफ थी और अंग्रेजों की सेना एक तरफ थी। मीर जाफ़र और शाह आलम ने सुजाउद्दौला को यहाँ शरण दी। मीर जाफ़र को नहीं, मीर कासिम को दी थी। जब हम पूरे इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको पता है मीर कासिम को दी थी शरण। तो मीर कासिम, शाह आलम, सुजाउद्दौला, तो इसमें 1 और 2 राइट है और 3 उसका रोंग है, तो ये वाला आपका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन आपको बताने हैं कि बंगाल पर जो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उसमें क्या कुछ था। पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, और संधि में क्या कुछ डिस्कशन निकला वो चीज़ इसमें बताई गई है। 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता किया है, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, बिल्कुल राइट है। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को मिल गई थी, टैक्स लेने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। कंपनी ने मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए देने मंजूर किए थे, पर बाद में जल्दी ही वो मुकर गए थे, ये भी राइट है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी की वास्तविक सत्ता कायम हुई और नवाब कठपुतली बनकर रह गया था, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इलाहाबाद की संधि में ये तीनों पॉइंट हुए थे, तो आपका 1, 2, 3 ये राइट है, ठीक है। जो मुगल बादशाह के पैसे देने के लिए अंग्रेजों ने कहा था वो भी मुकर गए थे। कितने पैसे थे? 26 लाख रुपए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का वास्तविक अधिकार हो गया था, नवाब कठपुतली रह गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेजों को ही मिल गई थी। 1765 की इलाहाबाद की संधि में ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार के बारे में थोड़े कथन दिए गए हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है, तो आप पढ़ लीजिए। क्या बता रहे हैं आपको कि जो अंग्रेज का प्रभाव है 3 स्थल पर था स्टार्टिंग में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये राइट है। 1765 से 1772 तक बंगाल में दोहरी सरकार रही, क्योंकि वहाँ एक साथ 2 सत्ताएं शासन करती थी। 1765 में जब युद्ध होता है, कौन सा? बक्सर का युद्ध, और फिर 64 में फिर बक्सर की उसकी इलाहाबाद की संधि होती है। तो अभी संधि में हमने डिस्कस किया था कि दीवानी का जो अधिकार है वो किसको मिल जाता है? दीवानी का अधिकार है, टैक्स लेने का अधिकार है, वो किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। तो दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब होता है
टैक्स लेने का अधिकार और सेना का अधिकार अंग्रेजों के पास था और प्रशासन को संभालने का अधिकार नवाब के पास था। तो दोहरी व्यवस्था या दोहरा शासन इसी को कहते हैं और ये 1765 में लागू हुआ था और 1772 तक चला था। तो कह रहे हैं कि 1785 में इस दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो 1785 में नहीं समाप्त किया था दोहरे शासन को, 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना था। उस समय अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन को मजबूत करना और बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर क्या किया था, जो आपका ये आता है वारेन हेस्टिंग 1772 में, उसने दोहरी शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन लागू कर दिया था। ठीक है, उसी साल से कलकत्ता जो कंपनी का प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो बंगाल की वास्तविक राजधानी बन गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला क्या कि स्टार्टिंग में तो हमें पता भी इन्हीं एरियो पर अधिकार था अंग्रेजों का। दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई थी 1765 में। तो पूछा दोहरी शासन व्यवस्था कब हुई थी? 1765 में भारत में लागू हो गई थी, बंगाल में। खत्म कब की गई थी? 1772 में खत्म हो गई थी। क्यों आया था? क्योंकि वारेन हेस्टिंग आ गया था, उसने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था, सीधा शासन कंपनी के हाथों में दे दिया गया था और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बना दिया गया था। ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका 1 और 2, तीसरा क्योंकि रोंग है, 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि कंपनी को भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल है, कंपनी ने कहा था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति नहीं अपनाई गई थी, ये भी राइट है। पहले बात ये हो गई थी कि अब हम कोई झगड़ों में मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मैसूर के मामले में फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो ये कह रहे हैं कि क्या उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया था? नहीं किया था। वैसे तो दोनों ही राइट हैं ये, पर एक दूसरे की क्या है, व्याख्या नहीं कर रहे। तो राइट ये भी 1 है, ये भी 2 है। कैसे, आप कैसे याद करोगे? ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि कंपनी को भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें मैसूर के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगर ऐसा होता तो राइट होता, पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई है। तो दोनों स्टेटमेंट तो राइट है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। अगर इन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और किसी ऐसी जगह का नाम दिया गया था जहां उन्होंने हस्तक्षेप ना किया होता, तो दोनों क्या होते, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे होते। पर ये कह रहे कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हस्तक्षेप कर रहे हैं, है तो दोनों ही राइट, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो ये बी राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना पड़ता था, उसे रेजिडेंट कहते थे। ठीक है, सहायक संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है। पहले आप ये जान लीजिए सहायक संधि जो है ये होती क्या है। सहायक संधि का मतलब होता है भी जो हमारी संधि स्वीकार कर लेगा उसको दरबार में रेजिडेंट रखना होगा। ठीक है, हमारा रेजिडेंट, अंग्रेजों का रेजिडेंट, उसकी सैलरी वगैरह देनी होगी। ठीक है, कोई भी मामले होंगे हमसे पूछकर ही डिस्कस होंगे, किसी से युद्ध करना होगा हमसे पूछकर ही होगा, बिना हमारे पूछे, अंग्रेजों के पूछे बाहरी युद्ध आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की पॉइंट इसके अंदर थे। तो जो ये सहायक संधि है ये स्टार्ट जो किसने की थी, ये लॉर्ड वेल्जली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो पूछा जाए स्टार्टिंग किसने की, लॉर्ड वेल्जली ने की। ठीक है, अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में सहायक संधि स्वीकार की थी। पेशवाओं ने दिसंबर 1803 में सहायक संधि स्वीकार की थी। मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में स्वीकार की थी। ठीक है, बरार के भोसले ने 1803 में की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने 1804 में की थी। तो ऐसे लगातार बहुत सारे जो लोगों ने है संधियाँ स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले रेजिडेंट रखना होता था, ये बिल्कुल है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था, तो ये रोंग है। पहला शासक अवध का नवाब नहीं था, हैदराबाद के निज़ाम थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, हैदराबाद के निज़ाम रहे हैं। तो ये आपका रोंग है और ये राइट है, तो केवल एक ही राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। 19वीं सदी के बारे में जो है अंग्रेजों के विस्तार के बारे में बातें चल रही हैं, तो उनसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या गवर्नर जनरल मिंटो को उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्व भारत में ब्रिटिश प्रदेशों की सुरक्षा के उपाय करने के आदेश दिए गए थे? बिल्कुल आदेश दिए गए थे भी आपको क्या करना है, उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है, उत्तर पश्चिमी वाला एरिया कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व वाला एरिया, दक्षिण पूर्व वाला एरिया, ये वाले एरियो की सुरक्षा करने का आदेश दिया गया था। ये राइट है। गवर्नर जनरल मिंटो ने नेपाल की लड़ाई लड़ी थी। तो नेपाल की जो लड़ाई है वो गवर्नर जनरल मिंटो के द्वारा नहीं लड़ी गई थी, मार्किवस हेस्टिंग्स के द्वारा। मार्किवस
हेस्टिंग्स के द्वारा, तो ये आपको याद रखनी है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, मार्किवस हेस्टिंग्स लिखा होता है। तो मार्किवस हेस्टिंग्स के द्वारा नेपाल की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें नेपाल की हार हुई थी और काफ़ी इलाके हैं अंग्रेजों ने जीत लिए थे और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी स्थापित कर दिया था। तृतीय मराठा युद्ध हुआ, तो सभी को पता है कि तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, पिंडारियों को लेके स्टार्ट हुए थे ये बातें, फिर पूरा मराठा युद्ध होता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने असम और अफगानिस्तान को भी जीत लिया था। असम और अफगानिस्तान को जीत लिया था, ये रोंग है, क्योंकि अफगानिस्तान को उन्हें कभी नहीं जीता, उन्होंने असम को जीता था। तो ये भी राइट है, ये रोंग है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो आपका 1, 3 और 4 सही है, बाकी आपके गलत है। नहीं, आपका 4 भी तो गलत है ना, 4 भी अभी तो बताया कि अफगानिस्तान नहीं जीत पाए थे। तो आपका 1 और 3 ओनली राइट है, तो 1 और 3 राइट आंसर ये है। समझ गए, दोबारा समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहले जो है अंग्रेजों को नियुक्त किया गया था सुरक्षा के लिए ब्रिटिश प्रदेशों की, तो ये भी राइट है। उसके बाद मिंटो नहीं था, मार्किवस हेस्टिंग्स था। तृतीय, अंग्रेज मराठा युद्ध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अफगानिस्तान को नहीं जीत पाता, तो कौन सा रहेगा आपका, 1 और 3 राइट होगा। तो जो आपसे पूछा जाए ना कि सबसे पहले जो तृतीय मराठा युद्ध का जो उदय हुआ था वो किस वजह से होता, पिंडारियों की वजह से। पिंडारी आपको पता है, पिंडारी जो मराठों के यहाँ कार्य करते थे और वे काफ़ी लूटपाट करने लगे थे। अंग्रेजों ने पिंडारियों के खिलाफ मराठा सेनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, पर जो मराठा है पिंडारियों की मदद कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ था, इसलिए लड़ाई जो है अंग्रेज मराठा युद्ध में तब्दील हो गई थी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह के बारे में है कि ये इसने जो क्या किया था, अधीन स्वतंत्र जो पंजाब स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था और अच्छा प्रशासन स्टार्ट किया था। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि होती है, जिसको अमृतसर की संधि कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1809 के बीच संधि किस किस के बीच होती है, रणजीत सिंह के बीच संधि होती है और अंग्रेजों के बीच, जिसको अमृतसर की संधि बोलते हैं। और बाद में 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो तीनों ही रहेंगे, डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा फास्ट करते हैं। अंग्रेजों को पंजाब को विलय कर लिया था, तो उसके बारे में पॉइंट आपसे पूछा गया। सबसे पहले क्या पॉइंट है, तो क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के और सिख के बीच पहला युद्ध कब हुआ है, तो पहला युद्ध 1845 में हुआ है, जिसमें खालसा मतलब सिख हार जाते हैं, तो ये राइट है, बिल्कुल राइट है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा था उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, बिल्कुल। इसका कहने का मतलब ये है, ये कंफ्यूज कर रहा है कि जब पंजाब को अंग्रेजों ने विलय किया था ना, तो कौन था, डलहौजी था। और लैप्स की नीति कौन स्टार्ट की हुई थी, डलहौजी ने लैप्स की नीति का सहारा लेकर हड़प लिया था लोगों को, मतलब बहुत सारे स्टेट को। तो 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब वाले कई विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद क्या किया, इनके बीच युद्ध होता 1848 में, और क्या करते अंग्रेज सिख को या इस पंजाब को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ये तीनों ही राइट आंसर हैं, तो इसके तीनों ही राइट हैं। पहला युद्ध 1845 में, दूसरा 1848 में। इन्हें पूछा जी पंजाब का विलय कब होता है, पंजाब का विलय 1848 में, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, तो सारे ही तरीके अपनाए थे, चाहे ये वाला है, ये वाला, ये वाला, सारे ही तरीके अपनाए। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजों की सफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एकता के अभाव में, तो ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि हाँ भाई एकता का अभाव था तो सब उनके शिकार हो रहे थे, फूट डालो की नीति का पालन कर रहे थे, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नील क्या होता है, सोरा क्या होता है और दीवानी क्या होता है। तो जो नील होता है वो कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल करने के लिए होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। सोरा जो होता है वो बारूद बनाने के लिए काम आता है, ये भी राइट है, ठीक है। पर जो दीवानी है वो सैन्य विभाग से रिलेटेड नहीं है, दीवानी राजस्व विभाग करने वाला विभाग है। दीवानी है जो राजस्व विभाग को वसूल करने वाला या राजस्व विभाग से रिलेटेड है दीवानी पद, सैन्य विभाग से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड राइट मिलेगा और थर्ड आपका रॉन्ग मिलेगा। भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी की आय का सबसे बड़ा सोर्सेज जो था वो ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी, एक बड़ा सा, मतलब जो यहाँ से वो बहुत सारा टैक्स लेती थी ना, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको सब आधा उसमें ना उसको बहुत सारा शेयर है ना ब्रिटिश सरकार को देना होता था, तो बिल्कुल देना होता था। कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने में खर्च करती थी, ये भी राइट है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू कर दी थी।
तो सबसे पहले ये राइट है, क्योंकि कम से कम 1767 में हमने सुना है, जैसे पढ़ा है, कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को खजाने के रूप में देने पड़ते थे। और दूसरी स्टेटमेंट भी हमें समझ आती है कि जो कंपनी है वो इंग्लैंड तथा अन्य देशों को वस्तुएं निर्यात करती थी, और इस तरह इन नए शासकों ने ऐसी नीति बनाई कि अधिकतम राजस्व की नियमित वसूली हो सके। तो ये भी राइट है कि कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत की व्यापारिक वस्तुओं खरीदने में खर्च करती थी, तो इनका कोई सिस्टम बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है भाई नीलामी, जो सबसे ज़्यादा जैसे नीलामी होती थी, जो सबसे ऊपर वाली नीलामी को, जैसे आपको पता है नीलामी होती है जो सबसे ज़्यादा नीलामी लेता है कि मैं इतने की लूँगा, उसको वो एरिया छोड़ दिया जाता था, भी अब तो टैक्स ले सकता है, यहाँ ये तेरा एरिया है, तो ये भी राइट है। तो इसमें 1 और 2 तीनों ही राइट है। नेक्स्ट है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विचार करना है आपको, ठीक है। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां है वे क्या थी, ये नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनाई गई थी। ऐसा कभी हुआ है कि उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोची हो? कभी नहीं। गांव के मामलों में कंपनी द्वारा सीधे नियुक्त किए गए राजस्व अधिकारियों, पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप को दूर हुआ था। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो गांव के मामले हैं ना, वो कंपनी के द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे। देखो, गांव के मामलों में कंपनी के द्वारा सीधे नियुक्त किए गए व्यक्ति कौन कौन थे? राजस्व अधिकारी थे, पुलिस थे, न्यायिक अधिकारी थे। ये बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप, यहाँ पे काफ़ी बाहरी लोगों का इंटरफेस स्टार्ट हो गया था। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी थी, तो ये भी राइट है। तो ओनली जो रॉन्ग आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो रॉन्ग है ओनली फर्स्ट है, और आपका ये राइट है, ठीक है। तो राइट क्या है? ये आपका 2 और 3। कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है कि ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा था गांव में बाहरी लोगों का, जिन लोगों को सरकार ही नियुक्त कर रही थी। और राजस्व टैक्स पहले तो अनाज वगैरह जो चीज़ थी उसी को दिया जाता था, अब मुद्रा के रूप में होने लगा था, भाई पैसा दे दो हमें तो। और जो है ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की कोई बात नहीं सोच रहे थे, तो इसलिए ये दोनों राइट है। तो 2 और 3 राइट है, तो आंसर नंबर 20 का राइट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा इसलिए लिया गया है कि ये एनसीईआरटी बेस है, एक तो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, दूसरा इनसे आपको कई सारे जो क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। ओके, बाय बाय।